हे गाइस। तो कैसा रहा आप सबका वैलेंटाइंस डे? आई एन्जॉयड अ लॉट विथ माई फैमिली। होप आपने भी किसी न किसी के साथ ज़रूर एन्जॉय किया होगा। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो में। तो हमने मैंगा के पिछले चैप्टर में देखा था ये किन और उसके दोस्तों का ग्रुप एक कन्वीनियंस स्टोर में जाता है जहां उनका लव राइवल चेंग फाइची दिखाई देता है। जाओ फेंग और जाओ वे अपने प्लान्स के साथ चेंग फाइची को ट्रैप करना चाहते हैं, लेकिन चेंग फाइची हर सिचुएशन को बहुत कामली हैंडल करता है। ये किन जो पहले से सब में इंटरेस्टेड नहीं था, धीरे धीरे चेंग फाइची को ऑब्जर्व करता है और उसकी कामनेस और फोकस को देखकर बहुत इम्प्रेस्ड भी होता है। चेंग फाइची जब एक्यूज्ड होता है अपनी इनोसेंस प्रूव करने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ वे और बाकी लोग उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। जब येकिन के सामने ये सब हो रहा होता है तो वो इंटरनली स्ट्रगल करता है। एक तरफ अपने दोस्तों की लॉयल्टी और दूसरी तरफ चेंग फाइची का इनोसेंस देखना। जब चेंग फाइची डायरेक्टली येकिन को आइडेंटिफाई करता है, येकिन की सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाती है और वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश करता है। फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो चेंग फाइची की मदद नहीं कर सकता अपनी लॉयल्टी का डिसीजन लेते हुए। अब आगे रात का दूसरा हिस्सा फुल लॉन मस्ती का टाइम था। आज जाओ फेंग एक्स्ट्रा हाई एनर्जी मोड में था, जैसे उसने किसी पुरानी दुश्मनी का आज बदला ले लिया हो। उसने अपना ग्रेन कंट्रोलर जोर से फेंका। 2 राउंड्स खेलने के बाद सीधा बॉटल उठा ली और येकिन को भी खींच लिया अपने साथ ड्रिंक करने के लिए। येकिन ने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एक सिप ली, लेकिन जैसे ही उसको उसका टेस्ट समझ आया उसके ब्रोज निट हो गए। वो ड्रिंक क्लियरली उसकी पसंद का नहीं था। उसने जाओ फेंग का हाथ पुश किया और काउच पे जाके लेजीली बैठ गया कैंडी खाते हुए। जाओ फेंग ने एक और सिप ली, फिर बियर का कैन जोर से फेंक दिया और रिग्रेटफुली बोला, हमें उसको पुलिस स्टेशन तक फॉलो करना चाहिए था। उसके इंट्रोगेशन का लाइव शो देखते और सुन यिरान को एक फोटो भी भेजते। जाओ वे उसकी बात सुन के हंस पड़ा। भाई तू कितना रूथलेस है। उस बंदे का एटीट्यूड ऑलरेडी बड़ा एरोगेंट लग रहा था, अब तो पक्का गुस्से में फट रहा होगा। लियू यांग फैंग ने सार्कास्टिकली बोला, येकिन से टेस्टिमनी लेने का आइडिया उसका खुद का था। सीरियसली वो क्या पागल है? उसने सोचा भी कैसे कि येकिन उसकी मदद करेगा? जाओ फेंग हाथ उठाते हुए बोला, शायद इसीलिए क्योंकि उसने येकिन का भोला भाला सा फेस देखा, लगा होगा इजीली बात कर सकता है। जाओ वे एग्री कर गया, बिल्कुल सही। हमारा येकिन तो एकदम इनोसेंट लगता है। बड़ी बड़ी आंखें, छोटा सा माउथ और उसका हल्का सा पिंकिश वाइट फेस। जो उसको पहचानता नहीं उसको तो यकीन भी नहीं होगा कि असली बॉस ये बंदा है। जाओ वे ने हंसी मारी। लियू यांग फैंग ने अपनी बात खत्म की और फिर बिना वार्निंग के हाथ उठाया और येकिन के गालों को पिंच कर दिया। येकिन ने अवॉइड करते हुए बस अपना हेड साइड में घुमा दिया और एक और कैंडी अपने मुंह में डाल ली। बाकी लोग भी हंस पड़े, कहने लगे कि कितना बोरिंग है ये बंदा, टच भी नहीं करने देता। फिर सब ने अपनी ड्रिंक्स उठाई, चिल करने लगे। जब पेट भर गया तब गेम का कंट्रोलर दोबारा उठाया। येकिन ने नीचे बैठे जाओ युवे की तरफ देखा और कैजुअली पूछा, वो बंदा वो लड़का, उसका क्या होगा? पुलिस क्या करेगी उसके साथ? जाओ युवे ने शोल्डर श्रग किया, पकड़ के रख सकती है और फिर स्कूल तक भी बात पहुंचेगी तो हो सकता है सजा मिल जाए या फिर फाइन भी लग सकता है। प्योरली लक का खेल है। ये सुनकर येकिन न चाहते हुए भी परेशान होता है। दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद यूलिन रोड पुलिस स्टेशन का ग्लास डोर धीरे से खुलता है और चेंग फाइची बाहर आता है। उसने दूर क्लॉक टावर की तरफ देखा। सुबह के 4:30 बज रहे थे। रात काफी लंबी हो चुकी थी, पर पुलिस स्टेशन कन्वीनियंस स्टोर से ज्यादा दूर नहीं था। जैसे ही चेंग फाइची अंदर आया उसने देखा स्टोर मैनेजर एक ब्रूम लेके फ्लोर साफ करने की तैयारी कर रही थी। अगले 2 घंटे में हैंडओवर होने वाला था। छोड़ दो, मैं कर देता हूँ। फाइची आगे बढ़ा।
उनके हाथ से फ्रूम ले ली, सीधा बैक साइड गया और सिस्टमैटिकली रोज को क्लीन करने लगा। स्टोर मैनेजर उसको देखते ही एक लंबी सांस भरी और फिर कैजुअली पूछा, पुलिस ने कोई परेशानी तो नहीं दी ना? फाइची ने सर हिला के शेक किया, नहीं, उन्होंने सुना कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो बस थोड़े से क्वेश्चंस पूछे और फिर जाने दिया। मैनेजर ने शेल्फ्स टाइडी करने के लिए टर्न किया, पर कुछ सोच के फिर से बोलने लगी, एक टिपिकल नैगिंग टोन में, कितनी बार कहा है कि रात के टाइम सोसाइटी काफ़ी डेंजरस होती है। जब ये हुलीगन्स रात को निकलते हैं मस्ती और लफड़े करने के लिए, हमें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर हम उनको ऑफेंड नहीं कर सकते तो दूर रहना बेस्ट है। समझदारी ये है कि जब झुकना पड़े तो झुक जाओ, अगर सामने से टकराओगे तो सिर्फ ट्रबल ही मिलेगा। फाइची थोड़ा रुक गया, फिर कामली बोला, मैंने उन्हें प्रोवोक नहीं किया। मैनेजर ने थोड़ा हेल्पलेसली स्माइल किया, मुझे पता है कि तुम कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करोगे, मैं जानती हूँ तुम इस टाइप के लड़के हो। स्टोर मैनेजर ने उसकी तरफ टर्न लेते हुए कहा, पर दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं जो बिना वजह ट्रबल स्टर करने का चांस ही ढूंढते रहते हैं। तुम्हें उनसे पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो तुमसे नफरत कर सकते हैं। समझदारी ये है कि अपनी जिद कंट्रोल करना सीखो, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए सोचो। अगर ये मैटर और बड़ा हो जाता तो तुम अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कैसे कर पाते? पहले ही तुम्हें नॉर्मल यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड हाई स्कूल से 6th हाई स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अगर ये स्कूल तक रिपोर्ट हो गया तो सोचो तुम्हारी मॉम कितनी डिसअपॉइंटेड होंगी। फाइची ने अपने लिप्स प्रेस किए पर कुछ बोला नहीं। स्टोर को टाइडी अप करने के बाद मैनेजर आंट ने फूड इंसुलेटेड बॉक्स से 2 बन्स और 2 सोया मिल्क के पैकेट्स निकाले, एक बैग में डाले और फाइची को दिए, पर फाइची लेना नहीं चाहता था। उसने बिना कुछ बोले मॉप साइड में रखा और सीधा बाहर निकल गया। जब वो डोर तक पहुंचा तो स्टोर मैनेजर उसके पीछे भागी और बिना कुछ कहे डायरेक्टली उसके हाथ में फूड रख दिया, ले ले, पूरा दिन किसी ने नहीं खरीदा, एक्सपायर ही होने वाले हैं, और तुम्हें स्कूल भी जाना है ना, तुम्हारा ब्रेकफास्ट स्किप नहीं होना चाहिए। चेंग फाइची ने किताब अपने बाजू के पीछे दबा दी, दोनों हाथों से प्लास्टिक बैग पकड़ा और हल्का सा थैंक यू बोल दिया। स्टोर मैनेजर ने अपनी पॉकेट से 2000 युआन निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए। ये पिछले कुछ दिनों की नाइट शिफ्ट की सैलरी है। फाइची ने नीचे देखकर हाथ में पकड़े नोट देखे, जानते हुए कि इसका मतलब ये है कि अब उसे दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी उसकी ये जॉब गई। स्टोर मैनेजर थोड़ा शर्मिंदा लग रही थी। उसने हल्के से कहा, मुझे पहले अच्छे से सोचना चाहिए था, तुम अभी बच्चे हो, नाइट शिफ्ट काम करने के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकती है। तुम्हें अपनी माँ की बात सुननी चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। पैसे कमाना बड़े लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। फाइची चुप रहा, ना पैसे लिए ना कुछ बोला, जैसे ही वो ये सोच रहा हो कि ये मुश्किल से मिली नौकरी कैसे बचा सकता है। सुबह की हवा तेज चल रही थी और स्टोर मैनेजर आंटी ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती थी। उसने फाइची की पीठ थपथपाई और जोर दिया, पागल लड़के, चल जल्दी घर जा, मैं तुम्हें बता दूंगी अगर तुम्हारे लिए कोई और सुटेबल जॉब मिलेगी तो। जैसे ही कोई पोजीशन खुलेगी आंटी तुम्हें इन्फॉर्म करेगी, ओके? तब जाके फाइची ने फाइनली ओके कहा, पैसे लिए, पॉकेट में डाले और फिर स्टोर मैनेजर का शुक्रिया अदा किया। सुबह बस हो ही रही थी जब फाइची घर पहुंचा। पर्दे खींचते हुए सिर्फ थोड़ी सी सुबह की रोशनी उनके बीच से अंदर आ रही थी। चुपचाप किचन में घुसा, एक प्लेट उठाई और उस पे बंस रख दिए। पीठ के पीछे से आवाज आई, मास्टर बेडरूम का दरवाजा खुल गया था। इतनी लेट वापस आया तू? चेंग जिन, जो चेंग फाइची की मॉम है, की आवाज़ बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसने एक कोट उठाया और धीरे धीरे डाइनिंग टेबल को पकड़ते हुए किचन की तरफ आई। तुमने तो कहा था कि 2 या 3 बजे तक वापस आ जाओगे। फाइची ने अपनी चीज़ें साइड में रखी और पलटकर मॉम की मदद करने लगा। अचानक एक मॉम की डिलीवरी आ गई थी मॉम,
मैंने आंट फैंग की मदद की अनलोड करने में। जिन ने उसकी बात सुन के हल्के से हाँ में सर हिला दिया। डाइनिंग चेयर पर बैठने के लिए उसका हाथ अपने बेटे पर गया। ये तो मेरी जिम्मेदारी है। आंट फैंग ने हमारी फैमिली की बहुत मदद की है। घर छोटा सा था, सिर्फ 60 स्क्वायर मीटर्स का, और डाइनिंग रूम से किचन का डिस्टेंस बस 3 या 4 मीटर का होगा। फाइची बंस गर्म करने के लिए वापस किचन में गया। जिन की नज़र गैस के पास रखी एक किताब पर पड़ी। ये किस बारे में है? फाइची बिना ऊपर देखे बोला, ओलंपिक गेम्स पर है। टीचर ने कहा है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का सिस्टम रिफॉर्म हो गया है इस साल, और नए सवाल भी आने वाले हैं। फाइची पानी पी रहा था तो चेंगजिन उसका एक्सप्रेशन नहीं देख पाई, पर फिर भी वो 10 साल तक टीचर रह चुकी थी और उसको इतना तो समझ गया था कि बेटा क्या छुपा रहा है। और वैसे भी वो कैसे नहीं जानती कि ओलंपिक मैथमेटिक कंपटीशन के 3 टॉप विनर्स को एक अच्छा खासा प्राइज मनी मिलता है। यानी हमारा फाइची वो एग्ज़ाम सिर्फ उस प्राइज मनी के लिए दे रहा था और इसी की पढ़ाई कर रहा था, और उसने मॉम से झूठ बोला था। माँ बेटा दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर फिर बैठे। चेंगजिन ने एक मीट बन उठाया और फाइची के बाउल में डाल दिया। अब तेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। दूसरे साल का सिलेबस और टफ हो जाएगा। तुझे बाहर काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरे स्कूल का खर्चा संभाल सकती हूँ। शायद क्योंकि वो इतने सालों से टीचर थी, इसलिए उसकी आवाज़ हमेशा सीरियस और इमोशनलेस लगती थी। ऊपर से बीमार और थका थका सा लगता था, तो चाहे कोई भी कंफर्टिंग बात कहे, उसके वर्ड्स हमेशा एक अनजान प्रेशर ही डाल देते थे। फाइची चुपचाप अपना बन खाता रहा। खाने के बाद बिना कुछ बोले उठकर मॉम की मदद करने लगा। नज़र ऊपर गई तो एंट्रेंस हॉल के ड्रॉर पर एक शू बॉक्स पड़ा दिखा। उस पर जो ब्रांड का लोगो था उसे सब क्लियर हो गया। उसका चेहरा थोड़ा टाइटन हुआ। वो फिर से आया था। चेंगजिन ने धीरे से बाउल्स को एक दूसरे पर रखा और कामली बोली, जो भी हो, शूज तेरे लिए ही लाए गए हैं। पसंद नहीं हो तो खुद ही डिस्पोज कर देना। आधे घंटे बाद फाइची एक गार्बेज बैग और शू बॉक्स उठाए कॉरिडोर से बाहर आया। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना किसी हेसिटेशन के उसने दोनों चीजें सीधा डस्टबिन में फेंक दी। कमरे में जाके उसने कन्वीनियंस स्टोर वाली टी शर्ट उतारी, एक कोट डाला और बिना रुके फिर से बाहर निकल गया। उसकी लाइफ एक तरह से नॉन स्टॉप रेस ही थी। ज़्यादा फ्री टाइम मिलता भी नहीं था, और जो मिलता था वो भी सड़कों पे या काम ढूंढने में निकल जाता था। पहले जब भी चल रहा होता रोड पे, दिमाग में सिर्फ कैलकुलेशंस होती थी कि इस महीने कितना कमा लूँगा। कभी रोड साइड शॉप्स के हायरिंग पोस्टर्स तक चेक करता रहता, देखने के लिए कि कोई और बेहतर जॉब मिलेगी क्या। लेकिन स्कूल की पॉलिसीज काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। नंबर 6 मिडिल स्कूल में स्टूडेंट्स का बाहर काम करना इजीली अलाउ नहीं था, तो ये जॉब भी शायद ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं थी। लेकिन आज कुछ अलग था। पहले तो आराम से चल रहा था, फिर अचानक बिना किसी वजह से तेज भागने लगा। 2 किलोमीटर तक बिना सोचे समझे दौड़ता ही रहा, नैरो और खाली फुटपाथ पे, जैसे किसी से भागना चाहता हो। लेकिन भागने से भी दिमाग का क्लटर क्लियर नहीं हुआ। वो चेहरे अभी भी सामने आ रहे थे, जो मजाक उड़ाते, टीज करते लोग, और उनकी हंसी जो अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। एक जगह जाकर रुक गया, दोनों घुटने पे हाथ रख के सांस लेने लगा, फिर एक अजीब सी स्माइल खींच दी, जैसे खुद का ही मजाक उड़ा रहा हो। हाँ, और कोई मदद करे का भी क्यों? इस दुनिया में बिना वजह ही नफरत बहुत ज्यादा है, और अगर कोई उसे बचा सकता है तो सिर्फ वो खुद।